Okay, so we have a few of you already live. Hello everyone, I am Rachita and I'm a 2015 batch officer, IPS officer. And आज हम I'll speak in both Hindi and English. आज हम generally we'll discuss about the strategy for CSAT and we'll touch on a little issues related to mains preparation and interview also, but mostly we'll discuss about our CSAT because CSAT आने वाला है, कुछ ही महीने बचे हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी हम लोग किस तरीके से मैंने प्रिपेयर करा और अभी आपको क्या पॉइंट्स हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में मैं एक ब्रीफ डिस्कशन करूंगी एंड इफ देयर आर क्वेरीज देन वील टेक इट एट द एंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जो भी प्री इस समय दे रहा है वो मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि उन्होंने काफ़ी पढ़ाई करी होगी पिछले साल. यानी कि मैं हमेशा जब भी टॉक्स देती हूँ तो हमेशा कहती हूँ कि जब आप प्रिपरेशन के लिए बैठ रहे हैं देन यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर मेंस थरली एंड आपके फंडामेंटल्स क्लियर हों. उसके बाद आप हर सब्जेक्ट में ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की एक स्टडी करें. ऑप्शनल पे आप रिसर्च लेवल तक भी स्टडी कर सकते हैं. So I'm assuming that only after all of this somebody sits for pre. That means आप लोग काफ़ी फंडामेंटली तैयार हैं उसके लिए. तो जो लोग भी अभी प्री के लिए अपेयर कर रहे हैं उनके पास अब राइट टाइम है फरवरी मार्च अप्रैल में कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा बदलें और प्री ओरिएंटेड बनाएं. बिकॉज जनरली जो प्रिपरेशन होती है वो हम मेंस की करते हैं, मेंस के सिलेबस को देख के करते हैं और जनरल स्टडीज़ और जो भी हमारे ऑप्शनल्स होते हैं उन्हें बहुत डिटेल में करते हैं, बट इट इज़ अकॉर्डिंग टू द मेंस. नाउ when we are left with 2-3 months for our prelims, then we should add something more to our study and focus on CSAT only. I mean paper 1 and paper 2. GS paper 1 आपको पता ही है कि प्रीलिम्स में आता है और एक पेपर 2 आता है जो क्वालिफाइंग होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो सबसे पहले जो आपका पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग ज़रूर है लेकिन उसको क्वालिफाइंग मानकर आप हल्के में मत लीजिए. बिकॉज इफ़ यू डोंट क्वालिफाई इट तो जीएस में कितना भी स्कोर आया होगा वो मैटर नहीं करेगा पेपर 1 में. एंड पेपर 2 जो है वो उसमें कई पार्ट्स हैं. मैं मोटा मोटा उसे 5 पार्ट्स में समझती हूँ. जैसे कि उसमें मैथ्स है, कॉम्प्रीहेंशन है जो कि इंग्लिश पोर्शन हो गया है पूरा, रीजंस एंड लॉजिक का पोर्शन एक होता है, एक डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, डिसीजन मेकिंग का होता है. तो ऐसे करके अगर हम देखें तो कॉम्प्रीहेंशन, मैथ्स, लॉजिक एंड रीजनिंग एक बहुत बड़ा पोर्शन पिछले कई सालों से सीसैट पेपर 2 जो है आपका उसमें बनाते हुए आ रहे हैं. और कई लोगों का बैकग्राउंड ऐसा होगा कि वो ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से होंगे या कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं होगा. तो सबसे पहले तो जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए कॉम्प्रीहेंशन मुश्किल हो जाती है. बट कॉम्प्रीहेंशन एक बहुत ही स्कोरिंग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जैसे आप देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से कभी क्वेश्चंस मिसिंग भी होते हैं, कभी परसेंटेज कम आती है, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन, मैथ्स एंड लॉजिक, रीजनिंग लगातार अच्छे नंबर्स में आता है क्वेश्चंस. तो मैं यही कहूँगी कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ अपना कॉम्प्रीहेंशन पे होल्ड बनाए रखें बिकॉज इट इज़ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन मोस्टली एंड उस कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जिनका मैथ्स वीक है प्लीज़ कॉन्फिडेंस लूज मत करिए बिकॉज मोस्टली आई हैव सीन जितने लोग होते हैं उन्हें लगता है कि हमारे साथ इंजीनियर्स बैठ रहे हैं तो हमारा तो मैथ्स का पोर्शन, लॉजिक का पोर्शन बहुत वीक हो जाएगा. बिकॉज सीसैट में इंजीनियरिंग की मैथ्स और लॉजिक नहीं आती है तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता है अपने मैथ्स को ब्रशअप करना. इट इज़ ईजी. सो सबसे पहले आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए और आप अपने आप से पूछिए कि आपके वीकनेसेस क्या हैं सीसैट में. whether it is comprehension, it is maths, logic, reasoning, what it is. और even graphs वगैरह भी देखने आने चाहिए, data interpretation, analysis आना चाहिए. तो इफ़ यू थिंक दैट कोई वीकनेस है तो उसको अपने दिमाग में बैठाइए और उसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज करिए. मैं ये कहूँगी कि क्योंकि ये टाइम सीसैट पे फोकस करने का भी है, आपका करंट अफेयर्स तो डेली चल ही रहे हैं बिकॉज आप 4 महीने बाद फिर प्रीलिम्स के आप
मेंस के लिए बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचता है मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी। और लगातार इस साल के करंट अफेयर्स पे भी आपको नज़र बनाए रखनी है, रिविजन भी आपको करना है। सो अब थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आपको 2-3 महीने के लिए चेंज करनी पड़ेगी। नंबर 1, मैं आपको एक बेसिक सा टाइम टेबल दूंगी, उसमें आप चाहें तो कुछ अमेंडमेंट करें, बट उससे आपको काफ़ी क्लियर होगा। आई यूज टू फॉलो दिस काइंड ऑफ टाइम टेबल जस्ट 2 और 3 मंथ्स बिफोर द CSAT एग्जाम। तो सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज जितनी हो सके उतनी करें। सो आई थिंक 8 to 9 आवर्स का आप एक टाइम टेबल बनाइए, जिसमें एक अपने दिन की शुरुआत टेस्ट सीरीज से करिए। टेस्ट सीरीज ऑथेंटिक हो, या तो लास्ट ईयर के पेपर्स को आपने अगर नहीं करा है, वो न्यू है आपके लिए, तो उनको अटेम्प्ट करिए प्रीलिम्स में। अदरवाइज जो ऑथेंटिक, जो अच्छी टेस्ट सीरीज आती हैं उनको ले लीजिए, और रोज 2 घंटे का क्योंकि एग्जाम होता है तो 2 ही घंटे निकालिए सबसे पहले दिन की शुरुआत में, और एक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हों। नो चीट कोड। आई मीन आप चाहे स्कोर कम करें अपने प्रैक्टिस में, डजेंट मैटर, लेकिन कोई चीट कोड अप्लाई मत करिए। 2 घंटे की एक टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करिए और उसी से अपने दिन की शुरुआत करिए। नंबर 1, उस टेस्ट सीरीज में मार्क्स क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं उसको अभी आप छोड़ दीजिए, आपको सबसे पहले अपने टाइम को मैनेज करना है। सो सबसे पहले आप उस टाइम में 2 घंटे की टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए। सेकेंडली, उसके बाद 1 घंटा आप निकाल के अपने करंट अफेयर्स रिवाइज करिए। जो भी आपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एंड करंट अफेयर्स जो हैं प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 के लिए आपको करंट अफेयर्स रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिवीजन जस्ट डज नॉट मीन कि आप खाली उसमें फैक्चुअल रिवीजन करें, आप उसका जो भी आपने डीप एनालिसिस करा है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे बिल्डअप है, उसको भी रिवाइज करें। और ज़्यादा समय मत दीजिए रिवीजन में। आप करंट अफेयर्स का ही रिवीजन है तो आप 1 घंटा दीजिए, तो ये आपके 3 घंटे हो गए शुरू के। उसके बाद आप 2 घंटे मेंस के रिवीजन के लिए दीजिए। मेंस में जो आपने पढ़ा है, आपको लगता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब आपके पेपर 1 करंट प्रीलिम्स का भी पार्ट है, तो उसको आप रिवाइज करिए। आप 2 घंटे मेंस का जो आपने तैयारी करी है उसमें रिवीजन करिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा, आपके जो प्रीलिम्स है उसके पेपर 1 में हेल्प करेगा रिवीजन। उसके बाद जब आपकी 5 आवर्स की एक्सरसाइज हो जाए, तो अब क्योंकि न्यूज़पेपर तो रोज ही आ रहा है और न्यूज़ भी रोज बन रही है, तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। आप 1 घंटा 40 मिनट्स to 1 आवर निकाल के न्यूज़पेपर रिलीजियसली पढ़िए। न्यूज़पेपर कह लीजिए या करंट अफेयर्स कह लीजिए, उनको आप रोज के रोज जरूर पढ़ें, क्योंकि वो भी हो सकता है कि आपके प्रीलिम्स में आ जाए। यू नो दैट यूपीएससी इज वेरी अपडेटेड, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ी हो और वो पेपर में आ जाती है। तो डोंट स्किप एनी ऑफ द न्यूज़ थिंकिंग कि मैं तो रिवाइज करूंगा और क्या कहते हैं मॉक टेस्ट करूंगी, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तो प्रीलिम्स आ रहा है। नो, आपको ज़रूरत प्री के लिए भी है और मेंस के लिए भी है कि आप लगातार हर दिन करंट अफेयर्स का अपडेट अपने पास रखें। और करंट अफेयर्स जो आप कर रहे हैं उनका एक छोटा सा नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बहुत क्रिस्प होने चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरा अखबार आप लिख दें। इररेलेवेंट जो न्यूज़ है आप उन्हें भी लिख दें। जो न्यूज़ आप याद नहीं कर पा रहे हैं और जो न्यूज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, उस न्यूज़ को आप लिख सकते हैं। कुछ ऐसे न्यूज़ होते हैं जो आपको बहुत क्लियर होता है कि हाँ ठीक है, ये न्यूज़ थी, इसका ये सब्जेक्ट था, ये मुझे क्लियर है, पेपर में आएगा तो मैं कर लूँगा। तो यू डोंट हैव टू मेक नोट्स फॉर दैट। जो भी आपको टिपिकल चीज़ें लगें, जो इंपॉर्टेंट लगे, उसका खाली नोट्स, बुलेट पॉइंट्स आप बना सकते हैं। उसके बाद ये तो आपके शुरू के, मैंने आपको फिर से मैं बताती हूँ, मैंने 5 घंटे आपको कैसे बताया कि 2 घंटे की आप एक टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की अटेम्प्ट करिए शुरुआत में, दिन की शुरुआत में। उसके बाद आप स्कोर पे मत जाइए, उसके 1 घंटा आप अपना करंट अफेयर्स रिवाइज करिए, जो आपने करंट अफेयर्स के नोट्स कभी बनाए होंगे। देन 2 घंटे आप मेंस, यानी कि मेंस की साथ साथ पेपर 1 जनरल स्टडीज का रिवीजन करिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि मुझे रिवाइज करने की जरूरत है, वो 2 आवर्स आप करिए। तो ये 5 आवर्स की स्ट्रैटेजी के बाद मैंने कहा कि आप 40 मिनट to 1 आवर न्यूज़पेपर की स्टडी करिए, क्रिस्प टू द पॉइंट बुलेट नोट्स बनाइए उसके, सो दैट आप प्री से लेकर मेंस तक उन करंट अफेयर्स को आप मतलब हैंडी रहे वो आपके पास। देन व्हेन ऑल ऑफ दिस इज ओवर, उसके बाद आप पे समय बचता है। तो हम अब लास्ट में जो 2-3 घंटे का समय रहेगा, क्योंकि मैं 8 से 9 घंटे की आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ प्रीलिम से पहले, तो लास्ट 2-3 घंटे में आप वीक को डिवाइड कर सकते हैं। पहले 3 दिन वीक के आपने जो सुबह टेस्ट दिया उसके स्कोर को एनालाइज करिए। क्या मेरा कॉम्प्रिहेंशन वीक था,
क्या मेरा लॉजिक रीजनिंग वीक था, क्या मेरा मैथ्स वीक था, जो भी वीकनेस थी उसको ब्रशअप करने की कोशिश करिए, दोबारा अटेम्प्ट करिए, उसका स्ट्रैटेजी देखिए, उसे समझिए, घबराइए मत, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। और फिर अगले दिन जब आप बैठेंगे टेस्ट सीरीज में तो आप फिर उसी मेंटल स्पेस के साथ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एक लाइव एग्जाम रूम में जो कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का है। तो उस प्रेशर को कैसे बीट करना और अपने फोकस को बनाकर एक एक वर्ड को आपको पढ़ना है अच्छे से। आप पे टाइम कम है, पेपर लेंदी है, तो वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरीके से आप टाइम के अंदर और बहुत अच्छे से उस पेपर को समझ कर सकें। तो उस प्रैक्टिस के लिए आपको शाम को आफ्टर ऑल ऑफ द टाइम टेबल दैट आई हैव टोल्ड यू, शाम को हफ्ते में 3 दिन अपने जो वीकनेसेस हैं उन पे वर्क करिए। सी सैट के वीकनेसेस कह रही हूँ मैं, जो प्रीलिम्स के वीकनेस हो सकते हैं, चाहे वो पेपर 1 का वीकनेस हो, चाहे वो पेपर 2 का वीकनेस हो। इस तरीके से आप करिए। और आप ऐसे भी कर सकते हो ऑल्टरनेट डे में कि आप एक दिन पेपर 1 करिए, पेपर 2 करिए, बट एक पेपर रोज अटेम्प्ट करिए। 2 कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट एक जरूर अटेम्प्ट करिए। उसके बाद आप हफ्ते के 3 दिन जो और बचते हैं हमारे, उसमें आप अपना ऑप्शनल पढ़िए, और आप चाहें तो आप मेंस भी उसमें क्लब कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल आपकी स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए। एकदम प्री के बाद 2-3 महीने में, आई थिंक सितंबर में मेंस हैं, तो आपके मेंस आ जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा कि आप अपना ऑप्शनल बिल्डअप करें, या कोई छूटा हुआ सब्जेक्ट है उसको पढ़ें, किसी का कोई सब्जेक्ट रह गया है या ऑप्शनल में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है तो उसको करना ना भूलें। तो दिन के आखिरी में जब आप सी सैट का एग्ज़ाम, अपना मॉक टेस्ट कर लें, अपने आप करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लें, न्यूज़पेपर पढ़ लें, 2 घंटे मेंस के लिए पढ़ लें, तो इन 5-6 घंटे के बाद आप 2-3 घंटे आप हफ्ते में 3 दिन अपने मेंस के लिए, सॉरी, आप अपने ऑप्शनल्स के लिए रख सकते हैं। नाउ संडे आप अपने आंसर राइटिंग्स के लिए रखिए, और जिन लोगों की आंसर राइटिंग वीक है उसको आप प्लीज़ रियलाइज़ करिए, रिकग्नाइज करिए कि हमारी आंसर राइटिंग वीक है, तो आप आंसर राइटिंग की भी संडे को स्कोप रखिए। अगर संडे आपको कम पड़ता, संडे में और कुछ आप मत रखिए, 4-5 घंटे आप सिर्फ आंसर राइटिंग पे लगाइए। बचे हुए 3-4 घंटे आप कुछ और कर सकते हैं। संडे को कुछ नया टॉपिक में अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो वीकनेस हो, लेकिन संडे में आप ज़रूर आंसर राइटिंग अटेम्प्ट करिए। मेरे हिसाब से आप कम से कम 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए मिनिमम, दिस इज़ मिनिमम। और अगर आपकी आंसर राइटिंग वीक है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप उसको अच्छा भी करें। तो जैसे कभी कभार जो आपके फ्रेंड्स होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, उनको भी आप पढ़ाते हैं अपने आंसर्स, वो आपको बताते हैं कि इसमें क्या कमी उन्हें लग रही है। बेटर ये भी होगा कि आप अगर किसी टीचर से जुड़े हुए हैं तो आप उनको भी पढ़ा सकते हैं। सब्जेक्ट टीचर भी अगर उसे पढ़े तो वो भी पढ़ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी से रिलेटेड लोग ही पढ़े। अगर आप ज्योग्राफी का आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप किसी ज्योग्राफी के टीचर को भी दिखा सकते हैं। बेसिकली वो आंसर एक अच्छा आंसर हो जिसमें समझ आए कि खाली थ्योरी नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जिसका मतलब जिसको थ्योरी की नॉलेज भी है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग भी है अपने कंट्री को लेकर, जो एग्जाम्पल्स भी दे सकता है, जिसका एक थिंकिंग ब्रेन है। तो आंसर में ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हों, उसके लिए आपको कोई तो चाहिए जो आपके आंसर को एक बारी देख सके, इन केस योर आंसर राइटिंग इज़ वेरी वीक। इफ़ योर आंसर राइटिंग इज़ गुड देन ऑल्सो संडे को आप थोड़ा सा समय निकाल कर आप अपनी आंसर राइटिंग ज़रूर करें। उसका रीज़न ये है कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बट क्योंकि मेंस इतनी जल्दी आ जाएगा प्री के बाद कि आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैं आंसर राइटिंग करूं या रिवीजन करूं, तो इट वुड बी बेटर कि आप अभी से अपने पूरे वीक को डिवाइड करें, उसमें सी सैट भी इंक्लूड करिए, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल और रिवीजन एंड न्यूज़पेपर रीडिंग, सब कुछ इंक्लूड करिए। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एक 8 to 9 आवर्स की एक स्ट्रैटेजी आपको बता चुकी हूँ, जिसमें से 5 आवर्स 6 दिन एक से हैं, लास्ट के 4 आवर्स को हमने डिवाइड करा है 3 डेज में अलग अलग तरीके से, और संडेज हमने आंसर राइटिंग ले रखे हैं। सो दिस इज द होल थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट आपको सजेशन ये होगी कि कॉम्प्रीहेंशन को बिल्कुल इग्नोर ना करें। 25 से 30 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन ज़रूर आता है और वो बहुत बड़ा स्कोर होता है। कॉम्प्रीहेंशन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 90 to 100% भी स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ कॉम्प्रीहेंशन को लगातार करें। जब आप कॉम्प्रीहेंशन लगातार करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आप पहले कॉम्प्रीहेंशन के लिए आधा घंटा ले रहे थे, फिर वो रिड्यूस होकर 20 मिनट से 10 मिनट तक आ सकता है।
विच इज़ वेरी गुड थिंग। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत अच्छे टाइम में फिनिश कर दें तो आप बाकी क्वेश्चंस पे बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मुझे लॉजिक एंड रीजनिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम होती थी, बट मेरा इंग्लिश बड़ा स्ट्रांग था और कॉम्प्रिहेंशन की मेरी बहुत अच्छी फ्लो थी। मैंने कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश स्ट्रांग होने से ज़रूरी नहीं है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाए। कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप जब उसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉम्प्रिहेंशन में टाइम कम लगेगा, और जो आपका वीक पोर्शन है पेपर 2 में उसको आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो ये पेपर 2 के लिए मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है कि कॉम्प्रिहेंशन पे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। इट विल डू वंडर्स फॉर यू, इट विल हेल्प यू सेव टाइम, यू कैन स्कोर रियली गुड इन कॉम्प्रिहेंशन। और जो फालतू समय आप कॉम्प्रिहेंशन में लगा रहे थे वो आप अपने एक वीक पोर्शन पे लगा सकते हैं। सो दैट विल बी गुड। और पेपर 1 के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि जनरल स्टडीज में आप, क्योंकि आप मॉक टेस्ट के प्रैक्टिसेस जितना हो सके करें। अगर आपको लगता है कि मैं पूरा पेपर नहीं भी अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ तो आप 10-10 करके भी उसको अटेम्प्ट करिए। दिन में एक पेपर तो अटेम्प्ट 2 घंटे के अंदर आपको करना ही पड़ेगा। बट इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम, इफ़ यू थिंक कि मेरे को पेपर 1 को भी अटेम्प्ट करना है, तो आप 10-10, 20-20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। उनके टाइम देखें कि कितने टाइम में मैं उसको अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। पूरा काफ़ी सारी बुकलेट्स ले लीजिए, पुराने काफ़ी पेपर्स ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आए, लेकिन जो प्रैक्टिस है आप उसको कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन एक प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी। उस प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बढ़ेगी। जब आपकी स्पीड बढ़ेगी देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट बिना करे जाने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत सिचुएशन मुश्किल हो सकती है। माई रिक्वेस्ट इज़ कि 2-3 महीना लगकर MCQs करिए। आप देखिएगा ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है प्रीलिम्स में, स्ट्रैटेजी में। एंड वहाँ पे इतने प्रेशर में आपका कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है, आपका फोकस अलग रहता है अपने पेपर के अंदर। तो दैट विल बी फॉर प्रीलिम्स। एंड बिकॉज आपके प्रीलिम्स आने ही वाले हैं तो 2-3 महीने बचे हैं, आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं आने वाले हफ्ते में, 3 दिन में, 4 दिन में, और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। नो लुकिंग बैक। एंड अब तो ब्रेक्स की भी कोई ज़्यादा बात नहीं है। आई डोंट थिंक सो देयर इज़ टाइम फॉर ब्रेक ऑल्सो। तो आप उसको प्लीज़ करिए। इसके अलावा मेरे से एक सवाल पूछा गया था कि ओवर थिंकिंग होती है इस प्रोसेस में बहुत, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रीड कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप प्रेशर में भी हैं, कॉन्फिडेंस भी कभी कभी लूज होता है, एंड ओवर थिंकिंग इज़ अ प्रॉब्लम। तो आई थिंक टू बीट ओवर थिंकिंग यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ समथिंग दैट कैन soothe your mind, which is more peaceful for you. You can do some kind of workout at times. आपको अगर सोना अच्छा लगता है तो आप अच्छे से रिलैक्स होकर म्यूजिक सुनकर सो जाइए, ओवर थिंकिंग को किल करिए। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप उस भी किसी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जस्ट टू काम डाउन योर माइंड। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके आसपास जो भी सपोर्ट है, नॉट यू कैन टॉक टू एवरीवन। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको डीमोटिवेट कर देंगे। प्लीज डोंट टॉक टू दोज पीपल, जस्ट टॉक टू पीपल हुम यू थिंक उन्हें कॉन्फिडेंस है आप पे। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे। तो आपकी ओवर थिंकिंग बीट करने के कई तरीके हैं, उनको आप अपनाइए। एंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, जस्ट लाइक अ ब्रेव लायन। यू हैव टू टेल योर सेल्फ ऑल द टाइम कि मुझे ना तो सोचना है ना डरना, बस मुझे काम करते जाना है और मैं इसका फल 1 साल बाद देखूंगा। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजी, और मैंने भी ऐसे ही किया था। तो दीज आर द थिंग्स। एक मैं आपको और बात बताऊंगी कि इस समय पे आप कोशिश करेंगे नोट्स बनाने की। आपने जो प्रायर नोट्स हैं वो तो आपके बन चुके होंगे, जो भी जिस भी तरीके के होंगे, लेकिन अभी आप अगर कोई नोट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनको प्लीज़ आप एक बहुत ही बुलेट पॉइंट तरीके से नोट्स बनाएं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको ये दिखाती हूँ। एक फ्लो चार्ट में आप नोट बना सकते हैं, जो आपका टॉपिक है वो, उसके बाद एक फ्लो चार्ट का एरो, टॉपिक का इंपॉर्टेंट पोर्शन, सिर्फ 2 वर्ड्स, और उसके बाद एक और एरो, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो ऐड कर सकते हैं। 3-4 एरो से ज़्यादा वाला एरो फ्लो चार्ट मत बनाइएगा, बुलेट पॉइंट्स में लिखिएगा। ऐसा नहीं कि आप लंबे लंबे पैराज लिख रहे हैं, 4-4 लाइन लिख रहे हैं, क्योंकि आप जब अभी नोट अटेम्प्ट करेंगे तो आपका अच्छे खासे नोट्स बन जाएंगे। 1 घंटा अगर आप न्यूज़पेपर ही पढ़ने में लगा रहे हैं तो आप सोचिए कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आपको हो सकता है लिखनी पड़े। तो आप बुलेट पॉइंट्स में फ्लो चार्ट में भी बना सकते हैं, बट मिनिमम वर्ड्स का यूज़ कर आप उसे बनाइए, जिससे जब आप उसे पढ़ें तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
ऑल्सो मैंने हमेशा ये ही बात कही है सबको कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि रिवीजन में टाइम बहुत वेस्ट होता है तो वो इस समय पे, क्योंकि अब आप जब सितंबर भी अगर आपका मेंस आता है, एंड आई विश कि सबका मेंस ज़रूर आए, बट जिन जिन का भी मेंस आएगा सितंबर में उनके लिए बहुत फ्रेश होगा आज का पढ़ा हुआ, इतना लंबा समय नहीं होगा आई विल से। तो आप जो आज पढ़ रहे हैं उसको कंसेप्चुअली पढ़ें, और उसको कंसेप्ट बेस्ड जब आप बनाएंगे और पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि ये तो मैं भूल ही जाऊंगा, ये मेरी वीकनेस है और मुझे याद नहीं रहेगा बट इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको एक बुलेट पॉइंट में नोट बना लीजिए, फ्लो चार्ट में या एक सिंगल लाइन में या 4-5 वर्ड्स में। तो जब आप उसे पढ़ेंगे आपको एकदम पूरा कंसेप्ट याद आ जाएगा। सो कंसेप्ट बेस अब आपको पढ़ाई करनी है। तो आई थिंक दिस इज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी कि आप एक अपना टाइम टेबल बनाएं जिसमें आपकी एक टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर रहे हो 2 घंटे के अंदर, फिर आप उसके बाद आप अपना एक रिवीजन करें 2 घंटे का मेंस का, करंट अफेयर्स का 1 घंटे का करें रिवीजन। दिस इज ऑल रिवीजन जो आप मेंस की तैयारी के लिए कर चुके हैं पहले। फिर 1 घंटा आप अपना नए करंट अफेयर्स जो है उनको पढ़िए। फिर जो बचा हुआ टाइम है उसको हमने 3 दिन में अलग अलग तरीके से बांटा है। 3 दिन आप बचे हुए टाइम में अपने टेस्ट कोड को देख रहे हैं प्रीलिम्स के और उसको ब्रशअप कर रहे हैं, और 3 दिन आप अपने ऑप्शनल को पढ़ रहे हैं विद मेंस सब्जेक्ट, और 1 दिन आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर रहे हैं। आप इसमें आगे पीछे कर सकते हैं अपने टाइम को अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से, बट प्लीज फॉलो टाइम टेबल विच इंक्लूड्स बोथ 80% टाइम आप अगर आप 60% टाइम अपने प्रीलिम्स को दे रहे हैं तो आपको 40% टाइम मेंस को भी देना पड़ेगा, क्योंकि मेंस जो है क्विकली आ जाएगा। सो ये अपने दिमाग में रखकर ही अपना टाइम टेबल बनाइएगा। एंड कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन के लिए आप हमेशा सोर्सेज को ओपन रखिए। आई थिंक नाउ आई विल टेक सम क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चंस so that we can just clear your queries. Anybody with a question please? बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं बट क्वेश्चंस नहीं है इसमें, so if anybody has a question or a query please put up. Alright, तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स राइट नाउ। एज आई वाज टेलिंग कि प्रीलिम्स में आपको अभी से बैठना पड़ेगा। और आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू साइंस एंड इन्वायरमेंट। साइंस एंड इन्वायरमेंट मैं ये समझती हूँ कि अगर आप प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं तो आपका फंडामेंटल साइंस एंड इन्वायरमेंट का क्लियर हो चुका है, बिकॉज आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आपने फंडामेंटल बुक्स पढ़ ली होंगी, चाहे वो जो भी हो, एनसीईआरटी बुक्स हों, चाहे वो हायर लेवल की बुक्स हों, चाहे वो मैगजीन्स हो। बट साइंस एंड एनवायरनमेंट, अगर आपका सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी रहा है तो आप साइंस एंड एनवायरनमेंट का रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि आपका जो पेपर 1 है उसमें साइंस एंड एनवायरनमेंट का पोर्शन ज़रूर आता है। बट वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रूथ विद पेपर 1 ऑफ साइंस एंड रिलेटेड टू साइंस एंड एनवायरनमेंट इज कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं उसमें। तो आप प्लीज़ जितने भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी साइट्स हैं करंट अफेयर्स की, गवर्नमेंट साइट से लेकर और मैगजीन्स हो योजना की या कुछ, तो उनको भी रिवाइज कर लीजिए। एंड आपने जो हिंदू के या किसी भी न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उनको रिवाइज करिए। स्पेशली आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं तो आप उसको प्लीज़ रिवाइज ज़रूर करिएगा। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि ऑनलाइन सीरीज प्रेफर करें या ऑफलाइन सीरीज करें। देयर इज नो, आई विल से देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर इट। आप कोई भी सीरीज करें, मैं तो ये कह रही हूँ आप यूपीएससी की पुरानी सीरीज पेपर्स आपने नहीं करे अगर प्रीलिम्स के, आप उसे भी अटेम्प्ट करिए, कोई बात नहीं, बस सीरीज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ही मतलब यूजलेस सी सीरीज आप अटेम्प्ट कर रहे हो। आप ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, कोई सा भी पेपर करिए जो आप एमसीक्यूज कर रहे हैं, बस 2 घंटा लगातार बैठकर, आप चाहे अपने कमरे में बैठ के पढ़िए, आप चाहे कहीं इंस्टीट्यूट में जाके करिए, जो आपको ठीक लगता है आप ऐसा करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैं ये समझती हूँ कि जब आप कहीं से अगर आप कहीं कोचिंग में जाकर आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं
तो आपका जब स्कोर आता है तो आप बहुत घबरा जाते हैं, कितनी बार स्कोर बहुत ख़राब आते हैं तो उससे घबराहट बहुत बढ़ती है। उसको मैनेज करने के तरीके ढूंढ लीजिएगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होना चाहिए, अपने वीकनेस को समझने की आपको एक शक्ति होनी चाहिए, और जो आप टेस्ट सीरीज अटेंड कर रहे हैं उस पे अपने स्कोर्स पे आप घबराइएगा मत बिल्कुल भी। तो आप ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन करिए, बस 2 घंटे एकदम प्रेशर इन्वायरमेंट में ही उसको करिए, रियलिस्टिक तरीके से टाइमर लगा के। कई लोग वहाँ पे छोटे छोटे क्लॉक्स ले जाते हैं, घड़ी ले जाते हैं देखने के लिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके आप उसको अटेम्प्ट करिए। Okay, somebody has just joined and they're asking my introduction. I am an IPS officer. 2014 civil services exam दिया था. I am a 2015 batch IPS officer. Yeah. ओके, यहाँ पे कोई सवाल ये पूछ रहे हैं कि वो अभी 12th के एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद कैसे तैयारी करें यूपीएससी की। ये अभी एक्चुअली जो इस साल प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके लिए मैं सेशन दे रही हूँ। तो आई थिंक आई टेक दिस क्वेश्चन इन सम अदर सेशन। देयर इज़ वन क्वेश्चन कि एनसीईआरटी की बुक्स इनफ हैं हिस्ट्री के लिए या नहीं। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी की बुक सिर्फ फाउंडेशन है, दे आर नॉट इनफ एंड यू शुड गो फॉर हायर बुक्स प्लीज़। अगर आपने नहीं करा है तो आपने बहुत अच्छे समय पे सवाल पूछ लिया है, क्योंकि अभी आप पे 3 महीना है। आप जो भी आपने एनसीईआरटी से ऊपर नहीं पढ़ा है आप उसमें वीके अग्निहोत्री, एक मैं किताब रेफ़र करती थी वीके अग्निहोत्री आईएएस ऑफिसर की ही एक किताब थी। मैं स्पेक्ट्रम रेफ़र करती थी बहुत ज़्यादा, और हिस्ट्री के लिए मैं यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा देखती थी चैनल, जो मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी तो उनको, क्योंकि हिस्ट्री इज़ ऑल इवेंट बेस्ड, तो आप उसमें कोई रेवोल्यूशन कोई मूवमेंट उसको टाइप करके देख सकते हैं। बट आप ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक की प्लीज़ पढ़ाई करें। हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, very important also. It will help you in all the things from essay writing to your optional to even other subjects. So history एक multidisciplinary आंसर बनाने में बड़ा हेल्प करता है। प्लीज़ हिस्ट्री को आप, और ज्योग्राफी हिस्ट्री, इन दोनों को आप प्लीज़ एक हायर लेवल पे पढ़ें। ओके, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़। If you have any question related to civil services prelims 2023 please post it. ये वीडियो आप जब देखेंगे बाद में तो ये उसी टॉपिक पे है। देयर इज अ क्वेश्चन 10 का बोर्ड, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग इट टुक मी फॉर प्रिपरेशन। अगर आप इस साल का एग्ज़ाम प्रीलिम्स नहीं दे रहे हैं, हालांकि ये वीडियो स्पेशली मैंने प्रीलिम्स के लिए ही करी है इस साल के, और मैं इस वीडियो को फॉलो करके आपके मेन से पहले भी एक वीडियो करूँगी, 2 वीडियो जैसा भी आप कहेंगे, तो हम स्ट्रैटेजी को पुल अप करते रहेंगे। बट इन केस यू वांट टू आस्क मी एंड यू आर नॉट अपेयरिंग दिस ईयर, देन आई विल से कि आपको कुछ नहीं तो देखिए यूपीएससी का खुद का प्रोसेस 1 साल का है। नोटिफिकेशन आता है, प्री होता है, मेंस होता है, वो सारा रिवीजन और करंट अफेयर्स एंड प्रैक्टिस होता है। उससे पहले कम से कम आपका 1.5-2 साल की पढ़ाई होनी चाहिए। 1.5 साल तो कहीं नहीं किया है, क्योंकि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ऑप्शनल है, तो 1.5 years बिफोर द नोटिफिकेशन ऑफ द एग्जाम यू शुड हैव डन सम स्टडी, थॉरो स्टडी। उससे ज़्यादा समय भी लगता है, बट आपकी स्ट्रैटेजी अगर अच्छी हो तो आप 1.5 साल में प्रिपेयर कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैम, यूपीएससी प्रीलिम्स कोई आई हैव गॉट अ क्वेश्चन कि कैसे, किस प्रकार की किताबों को पढ़ा जाए यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। इफ़ योर बेस इज क्लियर डोंट गो फॉर एनसीईआरटी। आई एम वंस अगेन सेइंग यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन विद योर सेल्फ कि मेरा बेस ऑफ सब्जेक्ट्स इज क्लियर और नॉट। If it is clear, don't go for NCERT. If it is not clear and if you just want to give a quick read, give it. But NCERT is not enough. Go for books which are used by college students in their graduation and post graduation level for every subject. General study के भी जितने आपके सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, all the subjects I'll say कि सबके लिए आप हायर लेवल की स्टडी करें। Your competition is with people who have
ऑप्शनल्स लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तो आप जनरल स्टडीज़ में जब उसी सब्जेक्ट का सवाल लिखेंगे तो उनसे आपका कॉम्पिटिशन होगा, सो यू शुड हैव वैल्यू इन इट. एंड नाउ ऑप्शनल इज़ ओनली वन इन मेंस, तो जनरल स्टडीज़ आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कोई ये लिख रहा है कि कितनी बार सवाल को पढ़ना चाहिए 2 घंटे में, विच इज़ अ प्री का क्वेश्चन एंड इट्स अ नाइस क्वेश्चन. देखिए, आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सवाल कितनी बार पढ़ने का कोई वो नहीं है क्राइटेरिया, सवाल समझ आना चाहिए. और पेंसिल लेके बैठिए, जो चीज़ें आपको लग रही है इंपॉर्टेंट है मार्क करते जाइए सवाल पढ़ते पढ़ते, बिकॉज आजकल सवाल इतना इलाबोरेट होता है कि उसको पढ़ने में ही समय लगता है. अगर समझ नहीं आया है सवाल, प्लीज डोंट गो फॉर ऑप्शंस, आप सवाल को दोबारा पढ़िए. बट अभी जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी यही प्रैक्टिस है कि सवाल को पहली बार में कैसे समझा जाए. इन केस नहीं समझ आ रहा है तो दूसरी बार बिल्कुल पढ़िए. और अगर आपको दूसरी बार में भी लगता है कि मेरी तो प्रैक्टिस अच्छी थी और जब मैं प्री में बैठा हूँ तो 2 बार सवाल पढ़ने पे भी नहीं आ रहा है, तो उससे आगे बढ़िए, उसको बाद में पढ़िएगा, सबसे आखिरी में पढ़िएगा. कभी कभार 4-5 ऐसे टेक्निकल ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो आपने कभी सुना नहीं है जिसके बारे में, तो उस पर टाइम वेस्ट ना करके उसको लास्ट में देखिएगा. बट मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आप अभी से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 रीडिंग में या 2 रीडिंग में सवाल आराम से समझ आ जाना चाहिए. अगर 2 रीडिंग में नहीं समझ आता है तो उसको एग्जाम के एंड में अटेम्प्ट करिएगा जब आप सारा पेपर कर चुके होंगे. सी सैट का किसी ने सवाल पूछा, व्हाट अबाउट सी सैट. मैं ऑलरेडी सी सैट की स्ट्रैटेजी इस पूरी सेशन में बता चुकी हूँ और शुरुआत भी मैंने उसी से करी थी. मैंने आपको बताया कि 5 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं पेपर 2 को बांटूंगी. पेपर 1 के आपको पता ही है जनरल स्टडीज़ का सारा, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मैथ्स, डिसीजन मेकिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन. जो आपकी वीकनेस है पेपर 2 में प्रीलिम्स में, प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए. और दिन की शुरुआत आज से ही आने वाले 2-3 महीने तक, जब तक आपके प्रीलिम्स नहीं होता, दिन की शुरुआत एक टेस्ट सीरीज से करिए. 2 घंटे के अंदर एक टेस्ट सीरीज अपने लिए रखिए और उसको बिल्कुल एग्जाम इन्वायरमेंट में रखिए. उसके बाद आप उस टेस्ट सीरीज के स्कोर को एनालाइज करते हुए अपनी वीकनेस देखिए कि क्या है. पॉलिटी में किस किस प्रकार के टॉपिक्स का रिवीजन करना चाहिए. मेरे हिसाब से जो भी न्यूज़पेपर में पिछले 1 साल में पॉलिटी के टॉपिक्स आए हैं उसको ज़रूर रिवाइज करिएगा. पूरी पॉलिटी रिवाइज करना मुश्किल है. ऐसा हो सकता है कि आपको पॉलिटी में कुछ वीकनेस लगी हो अपनी. फॉर एग्जांपल, कईयों को जुडिशरी सिस्टम समझ नहीं आया, कईयों को लेजिस्लेचर नहीं समझ आया, कुछ को पार्लियामेंट का पूरा कोर्स नहीं समझ आया, तो आप उन टॉपिक्स को टचअप कर सकते हैं. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो करंट अफेयर्स में सब्जेक्ट्स रहे होंगे. फॉर एग्जांपल, 1 साल में क्या कोई इलेक्शन हुआ है, वो पॉलिटी का पार्ट बन जाता है. क्या 1 साल में जैसे बजट अभी आया है, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटी, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए और उसको पॉलिटी के हिसाब से भी पढ़िए. तो एनी टॉपिक दैट वाज इन द न्यूज़ एंड इट हैज़ इट्स रूट इन पॉलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा. आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी हो जाता है वो. और ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन आ जाएगा, उसकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, कोई इलेक्शन हुए हों रिसेंटली, तो ज़रूरी नहीं उस इलेक्शन के बारे में आएगा, लेकिन इलेक्शन के प्रोसेस क्या होता है जो पॉलिटी की बुक्स में आपको मिलता है, उस पर सवाल आ सकता है. सो करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको आप अपने बुक्स से ज़रूर पढ़ लें. करंट अफेयर्स का मैगजीन्स 2023 के लिए, देखिए, किसी एक पर्टिकुलर मैगजीन को पढ़ के अभी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, पर आप कर सकते हैं कि क्रैश कोर्स टाइप का किसी मैगजीन को लेकर, जो भी आपको ठीक लगती है. कुछ पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी देते हैं वो. बट मेरा यही कहना है कि अगर आपने अच्छे से लास्ट ईयर तैयारी करी है तभी पूरा सफ़र आपका पूरा हो पाएगा इंटरव्यू तक का. और उसके लिए अगर आपने मैगजीन्स पढ़े हैं तो पिछले साल की जितनी भी योजना है, कुरुक्षेत्र हैं, उनको ज़रूर पढ़िएगा. हिंदू का कोई सनॉप्सिस हो अगर वो पढ़िएगा. तो करंट अफेयर्स को आपने अगर पहले पढ़ा है और उन मैगजीन्स को पढ़ा, अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है. आप पिछले साल की योजना तो निकाल ही सकते हैं, 10-12 होती हैं वो, और जितनी आपकी लगन और जितना पैशन है उस हिसाब से आप उनको पूरा कर सकते हैं. एक आप बढ़िया सी एक ऐसी मैगजीन ज़रूर ले लें जिसमें सारे करंट अफेयर्स का सनॉप्सिस हो, तो उसको आप एक बार देख लें. कभी कभार नई कोई चीज़ें आ जाती हैं समझ में. इफ़ यू आर वीक इन मैथ you can surely crack civil services, but not if you remain weak till prelims.
अभी आप पे 2-3 महीना है, अपने मैथ्स को इम्प्रूव करिए। मैथ्स बहुत ज़्यादा ऐसे हाई लेवल की नहीं आती है, आपको भी पता है कोई इंजीनियरिंग की मैथ्स नहीं आती है। तो आप प्लीज़ कॉन्फिडेंस बनाइए। मैथ्स की जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे आपको पता चलेगा कि मैथ्स धीरे धीरे आपकी इम्प्रूव हो रही है। कुछ मत सोचिए, आप जब आप अपना टाइम टेबल बना रहे हैं, टाइम टेबल में लास्ट 2 आवर्स मैथ्स के लिए डालिए, मैथ्स की प्रैक्टिस करिए, लगातार प्रैक्टिस करिए। आप 1 महीने में अपने में चेंज देख लेंगे। सो इफ़ यू आर वीक इन मैथ्स देन ऑल्सो यू कैन really do good, but please practice. This is the right time to start your practice. My rank was 215 in the general category. There was a question, so I've just answered it. Any other question quickly so that we can just wind up the whole session. प्रीलिम्स के लिए कोई सवाल? मैं फिर से आपसे प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए और मेंस की भी साथ साथ तैयारी करते रहिए। तो अपने दिन को डिवाइड करना शुरू करिए, मेक अ गुड टाइम टेबल, दैट इज़ व्हाट आई विल से। सो बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो मैं एक बारी बस ब्रीफ में कंक्लूड करना चाहूँगी। यूपीएससी कैसे तैयारी करें एनसीईआरटी के बाद? कॉमर्स स्टूडेंट के लिए यूपीएससी, आप यूपीएससी प्री की बात कर रहे हैं, देयर इज अ क्वेश्चन, कॉमर्स स्टूडेंट यूपीएससी प्री की तैयारी कैसे करें एनसीईआरटी पढ़ने के बाद? ओके, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक हो या आपका मैथ्स वीक हो, जो भी, सबसे पहले आप देखिए आपकी वीकनेस क्या है इस समय पे। उन वीक टॉपिक्स को आप ब्रशअप करना शुरू करिए और टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करते रहिए। टेस्ट सीरीज आप चाहे कोचिंग में करिए या घर पे करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट 2 घंटे में जेन्युइन तरीके से टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए और जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको आप पढ़ना शुरू करिए इस समय पे। प्रीलिम के लिए कितने टेस्ट सीरीज इनफ है? इनफ कुछ नहीं है, आप आज से शुरू करिए, रोज एक टेस्ट सीरीज जरूर करिए। जब तक आप पहुंचते हैं प्रीलिम्स तक, तो मेरा मानना है 60-70 टेस्ट सीरीज आप कर चुके हों। और पेपर 1 को तो आप ऐसे करिए कि जब आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर ले 2 घंटे में, तो जब भी आपको थोड़ा समय मिले 10-10 क्वेश्चन करते रहें, 10-10 क्वेश्चन करते रहें। क्योंकि पेपर 2 मेरे हिसाब से आप पूरा एक साथ करिए, उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ है। पेपर 1 को अगर आप चाहें तो आप 10-10 क्वेश्चन करते रहें और वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप प्लीज रोज एक टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करिए, मिनिमम, दिस इज मिनिमम। ओके, सो मैं एक बार, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं एक बार एक ब्रीफ बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये हमारे सिविल सर्विसेज 2023 की प्रीलिम्स की वीडियो है। तो इसमें मैं 10th 12th ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ। शुड वी सोली प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और वी कैन ऑल्सो डू हायर स्टडीज? यू कैन ऑब्वियसली डू हायर स्टडीज, पढ़ाई के साथ पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ऑप्शनल आपके हायर स्टडीज के साथ मैच करते हैं देन व्हाट बेटर देन दैट। तो आई थिंक even if your optional is not what you are doing in your higher studies, believe me, वो higher studies जो आप कर रहे हैं वो भी हेल्प करेगा आपको यूपीएससी में। आपको सिर्फ आना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने ब्रेन को अप्लाई करते हैं। मेंस में जब आप आंसर लिखते हैं तो इंटरडिसिप्लिनरी आंसर्स लिखते हैं। एक हिस्ट्री के क्वेश्चन में जरूरी नहीं आप हिस्ट्री लिखें, आजकल एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग को टेस्ट किया जाता है। तो यू कैन जस्ट हैव इंटरडिसिप्लिनरी आंसर कि आप हिस्ट्री जब लिख रहे हैं तो बेसिक हिस्ट्री के साथ साथ आप उसमें कुछ अर्बन प्लानिंग से, ज्योग्राफी से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं। इट विल, द आंसर बिकम्स रियली यूनिक। तो स्टडिंग मोर इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। गेसिंग वर्क एग्जाम में कैसे मैनेज करें? ओके, तो उसके लिए ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है मैं कहूँगी। और ये आप जब अपनी खुद के टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने लगेंगे एमसीक्यूज, तो आपको ये पता चलेगा कि आपका गेसिंग का पावर कितना अच्छा है और क्या मैंने गेसिंग में क्या गलती करी। क्योंकि बहुत कम ऐसे सवाल होंगे जो एग्जैक्टली आपको पता है कि ये आंसर है। मोस्टली सवाल क्या है कि आप एनालाइज करके आंसर दे रहे हैं। तो अच्छे से पढ़ना सीखें आंसर को, और सॉरी क्वेश्चन को,
और क्वेश्चन के ऑप्शंस को। उसके बाद अगर आपको लगता है, आपको पता चल जाता है कि मुझे इसके बारे में हिंट है या नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल हिंट नहीं है तो उसको आखिरी के लिए रखें, गेसिंग वर्क कम से कम करें, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो जब आप लास्ट में, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन बचते हैं आपके पास जो लास्ट में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 3-3 के सेट में आप कर लीजिए जिनके बारे में आपको कोई क्लू नहीं है, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में ऐसे हम मान लेते हैं कि एक, अगर 3 क्वेश्चन आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे जिनके बारे में आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, तो उसमें से अगर एक भी सही होता है तो नेगेटिव मार्किंग का जो इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा। 3-3 के सेट में करिएगा उसको। लेकिन अगर आपको लगता है कि हिंट है मुझे, तो आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन की हिंट है कि मैंने कहीं पढ़ा है और अब मैं इसमें गेस वर्क करूंगा, तो आप वो वाली स्ट्रैटेजी अपनाइए जहां ऑप्शंस को आप कैंसिल करना शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मुझे यकीन है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो अब आप पे 3 ऑप्शंस बच गए, तो अब इन 3 ऑप्शन में से आप रिड्यूस करिए। तो रिड्यूस डाउन जो आपका डिडक्शन वाली स्ट्रैटेजी है वो अपनाइए। तो इस तरीके से आप गेसिंग वर्क को अपना और टारगेटेड रख सकते हैं। जॉब के साथ आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रीलिम्स के लिए आप देखिए, समय अगर आप निकाल सकते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा है, पर प्रीलिम से पहले आपको छुट्टी काफ़ी लेनी पड़ेगी। आज से 1-1.5 महीना तो आपको लगातार टेस्ट सीरीज करके, रिवीजन करके, और फिर मेंस के लिए एकदम मेंस आ जाएगा, तो उसको अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरव्यू के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैम? इंटरव्यू की अभी मत सोचिए, मेरा ये मानना है आप पहले मेंस दे दीजिए। जैसे ही आप मेंस देंगे, अपना स्कोर आप बता नहीं सकते मेंस का, तब से आप इंटरव्यू के लिए एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू इज, जो अभी आप नहीं फॉलो कर सकते हैं, बट 1-1.5 साल पहले अगर आप पूछते एग्जाम देने से पहले प्रीलिम्स, तो आप अपनी एक हॉबी डेवलप कर सकते हैं जिसको जेन्युइनली आप का इंटरेस्ट हो, जिसमें आप अपने स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे मिरर के आगे प्रैक्टिस करके, मिरर के आगे प्रैक्टिस करें, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं। तो वो आपका जो पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है उस पर आपको वर्क करना है, क्योंकि और इंटरव्यू में जो आपका रिज्यूमे गया है उस पर भी आपको रिविजन करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो इंजीनियरिंग जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच से आपका हुआ है उसको आपको ब्रशअप करना पड़ेगा, हो सकता है वहाँ सवाल पूछा जाए। फिजिक्स ऑनर्स आप कर रहे हैं और यूपीएससी के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर कि फिजिक्स ऑनर्स में आपका कितना समय लग रहा है, बट यूपीएससी के लिए बहुत क्रूशियल टाइम है ये। इस समय पे अगर आप 2023 का एग्जाम दे रहे हैं तो मिनिमम 5 आवर्स, मिनिमम आई एम सेइंग 5 आवर्स यू शुड बी एबल टू पुट। तो आप अपनी सारी अदर एक्टिविटीज़ को छोड़ दीजिए। कहीं अगर आप आते जाते हैं या कोई कल्चरल प्रोग्राम, फ्रेंड सर्कल, कोई रिलेटिव्स के यहाँ, ड्रॉप इट ऑल। तो आप अपना फिजिक्स का ऑनर्स भी करिए, और फिजिक्स के ऑनर्स से आपको हेल्प मिलेगी पेपर 2 पे CSAT में। हो सकता है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में भी मिल जाए, तो आप उसको भी इस हिसाब से करें कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हुए आपको सब याद रहे। सो विच कोचिंग इज़ बेस्ट? आई हैव नेवर टेकन एनी कोचिंग, एंड आई विल से कि कोचिंग आप कहीं से भी ले लीजिए, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट। तो आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। यू कैन टेक कोचिंग, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, बट कोचिंग करने के बाद आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम रूम में जाएंगे तो आप मासेस की स्ट्रैटेजी लेके नहीं जा सकते हैं। यू हैव टू मेक योर ओन यूनिक स्ट्रैटेजी। ओनली पीपल हु आर स्टडिंग यूनिकली दे आर गेटिंग सेलेक्टेड, आई विल से। जो मासेस की स्ट्रैटेजी है उससे एक कॉन्फिडेंस भी लो होता है, उससे आई विल से कि अगर आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा यकीन नहीं करते हैं तो फिर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का कैसे पता लगाएंगे, किस तरीके से आप अपने दिमाग में, हाउ आर यू अ थिंकर, ये कैसे आप बताएंगे मीन्स में। तो आपको सेल्फ स्टडी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप का एग्ज़ाम बहुत क्लोज है, आने वाला है अगर आपका एग्ज़ाम तो। All right, I think I will just conclude the whole thing and I'll come back some other time for another session. और जब तक आपका पूरा मेंस और इंटरव्यू इस साल का 2023 का होता है, तब तक हम बीच बीच में वीडियोस करते रहेंगे। IPS नेशनल सर्विस का ये जो पेज है उसको मैं थैंक्स कहूँगी कि वो मुझे यहाँ तक लेकर आए। एंड एक क्वेश्चन और पिक करूँगी मैं इस समय पे, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और फैमिली प्रेशर को कैसे मैनेज करें। जब आप IAS, IPS, IRS जो भी आप चाहते हैं वो बन जाएंगे, तब भी ये सवाल रहेगा।
तो यही आपकी तैयारी है, मेंटल तैयारी इसी समय से, कि आपको प्रेशर को किस तरीके से इग्नोर करना है। हैव सेल्फ ट्रस्ट, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड वर्क हार्ड। ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हो, खाली सेल्फ कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए और अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए जो आपकी इंटेलेक्ट को, आपकी पर्सनालिटी को सूट करती है। अपनी वीकनेस पे काम करिए, हर पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करिए। प्रीलिम्स की अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, लोगों को कहने दीजिए, बट ऑलवेज बी इन अ स्पेस। एटलीस्ट एक आपके पास छोटा सा कमरा होना चाहिए जहां आप अपने आप पढ़ाई कर सकें। तो डोंट वरी, लोग सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है, फैमिली प्रेशर, लोगों का क्वेश्चंस और ये सारी बातें। उस चीज़ को आप मत सोचिए, आपको मेंटली स्ट्रांग होना है। एंड मेक अ टाइम टेबल, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। रोज एक मॉक टेस्ट सीरीज MCQs अटेम्प्ट करिए। जो भी आपका वीकनेस है पेपर 2 में, उस वीकनेस को अच्छे से ब्रश अप करके मैथ्स कॉम्प्रिहेंशन जो भी है उस पर अच्छे से वर्क करिए। पेपर 2 में प्रीलिम्स के मैथ्स कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। उसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बनाइए। स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन का जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट सीखिए, उसे जल्दी जल्दी करना सीखिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। पेपर 1 के लिए मेंस के लास्ट ईयर का जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। अपने करंट अफेयर्स बिल्कुल मत भूलिए, लगातार रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, और अगर आपको समय मिले आंसर राइटिंग करते रहिए। एक चीज़ और, अपना ऑप्शनल अगर आपका वीक है तो रोज 1 घंटा निकाल के ऑप्शनल के लिए भी तैयारी करें। And all the best to all the students. Be confident, don't think about the world. Just this is the right time कि आप सिविल्स के प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। अगर आप आज बैठ जाते हैं पढ़ने, देन प्रीलिम्स आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो डोंट वरी, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।